डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड। किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड में या सॉल्वेंट में किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, आज इसके बारे में हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जो फैक्टर गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें पहला है नेचर ऑफ द गैस। जैसे दो तीन गैसें दी हुई हैं, हम एग्जांपल वाटर ही ले लेते हैं कि वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पर्टिकुलर गैस इजिली लिक्विफाइड हो जाए, सबसे कॉमन पॉइंट हमें देखना है, जो पर्टिकुलर गैस इजिली लिक्विफाइड हो जाए उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, या वह पर्टिकुलर गैस उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाती हो, केमिकली उससे रिएक्ट कर जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी जो है। जैसे हम अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट लेते हैं और वाटर में डिफरेंट गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो जैसे वाटर में ऑक्सीजन सॉल्युबल है, जिसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो वाटर में रहते हुए भी वो ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन का काम उनका होता है। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द वाटर, उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के कारण एक्वेटिक एनिमल रेस्पिरेशन करता है। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी के कंपैरिजन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी की बात करें, अमोनिया की सॉल्युबिलिटी की बात करें, HCl की सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो ये इन सभी की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, HCl आयोनाइज हो जाएगा, H+Cl- बना लेगा, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो पर्टिकुलर गैसें हैं, ये गैसें वाटर के साथ इजिली रिएक्ट कर जा रही हैं। दूसरी चीज, अगर गैसियस स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में हो अभी, तो आप वहां पर देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है या HCl है, इनके लिए जो जेड का ग्राफ था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड और प्रेशर का ग्राफ, तो ये पहले डाउनवर्ड आता है और फिर अपवर्ड जाता है। इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पोलर नहीं है, लेकिन अमोनिया और HCl पोलर है। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उनके लिए वांडर वाल कांस्टेंट A की वैल्यू ज्यादा है। तो इनके लिए चूंकि A की वैल्यू ज्यादा है, तो इनका जो लिक्विफिकेशन है वो आसानी से हो जाएगा, और जिसका लिक्विफिकेशन आसानी से होगा वो गैस इजिली डिसॉल्व होगी। और अगर गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रही है तो उसकी सॉल्युबिलिटी एक्सेप्शनली बढ़ेगी। अब यहां पर हम देखें इसको, नेचर ऑफ द गैस, gases which are easily liquefied or react with the solvent are more soluble in comparison of those gases which are not liquefied easily or not react with the solvent. For example, solubility of oxygen is less in comparison of HCl, ammonia in water. Next point, next factor जो हम डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर। आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ने लगती है। तो गैसेस मॉलिक्यूल के साथ भी वही होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो सॉल्वेंट को छोड़ के गैसेस स्टेट में बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, यानी उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम लेके चलें कि जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं वहां पर लाइफ बहुत कम होती है। हॉट स्प्रिंग्स में लाइफ या एक्वेटिक एनिमल या जो प्लांट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हॉट स्प्रिंग्स में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन कंटेंट क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण वहां एक्वेटिक एनिमल्स कम पाए जाते हैं। तो ओवरऑल हम कहेंगे विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, solubility of the gas
डिक्रीजेस। टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होगी, डिक्रीज होगी। विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है प्रेशर। प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब एक चीज यहां पर आप ध्यान देंगे, अगर कोई पर्टिकुलर गैस सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व ही नहीं होती है, तब वहां पर ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी, ये उन्हीं गैसों के लिए है जो गैसें उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हों। जो नहीं होते हैं उनको प्रेशर बढ़ाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जो डिसॉल्व हो रहे हैं उसी पर्टिकुलर गैस को अगर दो प्रेशर पर डिसॉल्व किया जाए तो जहां प्रेशर ज्यादा होगा गैस का वहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। विथ इंक्रीज इन द प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। अगर हम दो प्रेशर ले लें P1 और P2, दो प्रेशर हमने लिया P1 और P2, और दोनों प्रेशर पर जो गैस डिसॉल्व होती है सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में वो M1 और M2 है, तो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी M प्रोपोर्शनल टू P। तो हम बोलेंगे M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। M1 और M2 का रेशियो P1 और P2 का रेशियो इक्वल होगा। यहां पर एक स्पेशल थियरी है, लॉ है, जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। हेनरी लॉ बोला जाता है। हेनरी लॉ गैस की सॉल्युबिलिटी को किसी पर्टिकुलर लिक्विड में गवर्न करता है। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन वेयर इनसाइड अ सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, जब उसमें गैस डिसॉल्व होगी वो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो एक तरीके से अगर हम सोचें तो ये राउल्ट्स लॉ का ही एक दूसरा फॉर्म है। राउल्ट्स लॉ से एकदम मिलता जुलता है, लेकिन राउल्ट्स लॉ क्या है? गैस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट में ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां क्या है? अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एक तरह से बोले ये रिवर्स पार्ट है उसका। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन is directly proportional to pressure of that component over the solution या pressure of that gas over the solution। गैस का प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर जितना ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर उतना ज्यादा होगा। तो हम वहां पर अगर मान लें कि गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर x है और प्रेशर जो है वो P है, तो हम बोलेंगे x is directly proportional to P। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए यहां पर हम एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये कांस्टेंट हमने लगाया k, तो x इज इक्वल टू k इंटू P। अब यहां पर हम P इज इक्वल टू 1 बाई k इंटू x कर लेंगे और ये 1 बाई k को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट या हेनरी कांस्टेंट बोला जाता है। अब यहां से एक चीज आप देखें, अगर सेम प्रेशर लें, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया और दो अलग अलग गैसों का सेम प्रेशर उसके ऊपर हमने फिक्स किया, तो अब अगर सेम प्रेशर है, अलग अलग गैसें हैं, तो प्रेशर तो सेम हो गया, गैसें अलग अलग हैं। जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसके लिए KH की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड P दोनों का क्या है? इक्वल। तो P इक्वल होने पर जिसके लिए X यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन ज्यादा होगा उसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा। मतलब क्या है? लोअर द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ध्यान से इस बात को सुनेंगे,
less the value of Henry law constant, more will be the solubility of the gas. बहुत ही important point है ये. Lower the value of Henry constant, greater will be the solubility of the gas. Henry law constant की वैल्यू जितनी कम होगी, गैस की solubility उतनी जो है ज्यादा होगी. अब यहां पर इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे. हमारा क्वेश्चन है Henry law constant for the solubility of nitrogen in water at 298 Kelvin is 10 to the power 5. The mole fraction of nitrogen in air is 0.8. Calculate the number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure. आप देखें, सबसे पहले जो टोटल प्रेशर दिया हुआ वो कितना दिया है? 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये जो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सभी एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं सबके कारण है, लेकिन हमें सॉल्युबिलिटी किसकी लेनी है? नाइट्रोजन की. तो हम प्रेशर किसका निकालेंगे? नाइट्रोजन का. अब नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन एयर में कितना दे रखा है? 0.8. तो टोटल प्रेशर दिया हुआ है 5, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.8. हम क्या करेंगे? टोटल प्रेशर 5, मोल फ्रैक्शन 0.8. हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन अगर निकालना हो तो हम कहेंगे टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. तो टोटल प्रेशर कितना है? 5. मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.8. तो 5 इंटू 0.8 कितना हो गया? 4 एटमॉस्फेयर. इसका मतलब नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो 4 एटमॉस्फेयर होगा सॉल्यूशन के ऊपर. तो चलिए, अब नाइट्रोजन का प्रेशर तो हमको पता चल गया. हमारा फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू KH इंटू X. हमें नाइट्रोजन का प्रेशर पता चल गया, तो नाइट्रोजन का प्रेशर हमने ले लिया 4. हेनरी लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर 5. तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉल्यूशन निकाला. तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आया 4 इंटू 10 टू द पावर -5. 10 टू द पावर 5 इधर आ जाएगा, डाउनवर्ड ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा. 4 इंटू 10 टू द पावर -5. ये आ गया नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. अब हमें मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर. और वाटर के मोल्स कितने दे रखे हैं यहां पर? 10 मोल वाटर लिया है, उसके ऊपर नाइट्रोजन का प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर का है. अब हमें उसके अंदर मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, वो आया 4 इंटू 10 टू द पावर -5. और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल. तो हमने लिखा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू 10. अब यहां इज इक्वल टू कितना हुआ? 4 इंटू 10 टू द पावर -5. अब यहां पर अगर हम बात करें कि वाटर के मोल के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का जो मोल होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा. नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होगी. तो हम 10 के कंपैरिजन में नाइट्रोजन के मोल को क्या कर दे रहे हैं? नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं. तो आ गया n नाइट्रोजन अपॉन 10. हम ऊपर वाले को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, हम जो 10 में प्लस किया जा रहा है उसे नेग्लेक्ट करेंगे, डिवीजन वाले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो हमने यहां पर इस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को 10 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया. तो आ गया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 10 इंटू दिस मच. अब यहां से हम कहेंगे कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे? नाइट्रोजन के मोल्स इज इक्वल टू 10 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4. ये हमारा आंसर आ जाएगा. अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT-JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये. इसमें इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.08 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. 0.08 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है और इस 0.08 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है -0.372 डिग्री सेंटीग्रेड. -0.372 डिग्री सेंटीग्रेड. अब यहां पर आप देखें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.08 मोलर, मोलैलिटी दी हुई है 0.08 मोलर, एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का. इसका फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने दे दिया, यानी डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है. डिसोसिएशन कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए ये पूछ रहे हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस केवल दिमाग लगाना है. आप देखें डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I. ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ. हमने डेल्टा TF की वैल्यू रखा. KF वाटर के लिए 1.86 होता है, M की वैल्यू 0.08
8 दिया हुआ है और i, यहां से हमने i निकाला, i की वैल्यू आ गई 2.5, i की वैल्यू आ गई 2.5। अब एक बात आप देखें, i की वैल्यू 2.5 आने का मतलब सोडियम बाइसल्फेट का एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2.5 मॉलिक्यूल बनेंगे। ध्यान से समझिएगा बात को, सोडियम बाइसल्फाइड के एक मॉलिक्यूल के टूटने से टोटल पार्टिकल जो उस समय सॉल्यूशन में होंगे वो 2.5 हो जाएंगे। अब ये कैसे होंगे, इस चीज को प्रैक्टिकली हमें सोचना है। आप यहां से देखें, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये एक मॉलिक्यूल है, और जब ये टूटेगा तो इसके टूटने से सोडियम का एक और HSO4- यानी बाइसल्फेट आयन का एक पार्टिकल बनेगा। तो इसके एक के टूटने से ये एक और ये एक बनेगा, ये पूरा एक टूट गया तो ये तो हो गया आफ्टर डिसोसिएशन 0, 100% हम मान रहे हैं, तो ये तो 0 हो गया। ये कितना हुआ 1 और ये कितना हुआ 1। तो अगर ये डिसोसिएशन यहीं आके रुक जाता तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के डिसोसिएशन से एक मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 पार्टिकल बनते, एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और वांट ऑफ फैक्टर 2 होता। लेकिन वांट ऑफ फैक्टर 2.5 आ रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद भी कोई पार्ट फर्दर ब्रेक कर रहा है। तो अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि सोडियम तो ब्रेक करेगा नहीं, इसका मतलब ब्रेक कौन किया, HSO4। अब आप देखें, इस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के एक पार्टिकल के टूटने के बाद टोटल पार्टिकल 2.5 आने चाहिए। हमने इसके एक पार्टिकल को तोड़ा तो सोडियम का एक और हाइड्रोजन सल्फेट का एक आया। हम सोडियम का जो एक आया इसको रहने देते हैं, ये एज इट इज 1 पार्टिकल हमारा आफ्टर डिसोसिएशन हो गया। टोटल आना कितना चाहिए था 2.5, इसमें से ये 1 आ गया तो कितना हो गया 1.5 और बचा। इसका मतलब इस 1 पार्टिकल के फर्दर डिसोसिएशन से 1.5 पार्टिकल और आने चाहिए, 1.5 पार्टिकल और आने चाहिए। तो हमने कहा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो ये कितना बना अल्फा और ये कितना बना अल्फा। तो अब टोटल पार्टिकल कितने हो गए, ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और ये सब मिलके कितने हो जाएंगे 2.5। तो यहां से जब हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.5। अब यहां पर आप देखें, अल्फा की वैल्यू 0.5 आने के बाद हम फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे। अल्फा की वैल्यू 0.5 आ गई, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सोडियम आयन HSO4 आयन में टूटा। एट टाइम t = 0 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का कंसंट्रेशन 0.08 था। तो अगर ये पूरा का पूरा टूट गया तो ये कितना आया होगा 0.08, और ये कितना आया होगा 0.08, यानी सोल्यूशन में HSO4- का कंसंट्रेशन भी 0.08 रहा होगा। उसके बाद वो फर्दर ब्रेक हुआ होगा। आफ्टर डिसोसिएशन इसके 0.08 में से 0.5 अल्फा है, यानी 50% डिसोसिएट कर गया। तो 50% डिसोसिएट किया तो बचा कितना 0.08 में से 0.04 डिसोसिएट कर गया, 0.04 बचा, ये बनेगा कितना 0.04 और ये कितना बनेगा 0.04। ध्यान दीजिएगा यहां पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 आया, यानी जितना होगा उसका आधा टूट जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होगा कितना 0.08, तो 0.08 में से हाफ 0.04 माइनस कर दिया, ये कितना बनेगा 0.04, ये कितना बनेगा 0.04, क्योंकि इसके 0.1 से इसका 1 और इसका 1 बनता है, तो इसके 0.04 से इसका 0.04 और इसका 0.04 बनेगा।
अब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन की बात अगर हम करेंगे, दैट वन इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू SO4 माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HSO4 माइनस। तो अब SO4 माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.04, इसका कितना है H प्लस 0.04 और डिवाइडेड बाई ये कितना हुआ 0.04, कैंसिल हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.04। इसके बाद एक लास्ट पार्ट जो कि कभी थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जाता है, आपको पता भी होना चाहिए, रोस्ट मेथड। रोस्ट मेथड क्या है? देखिए, अगर सपोज करिए कि कोई सैंपल हमको मिला और वो बहुत कम मिला, तो बहुत कम जो सैंपल हमें मिलेगा, उस बहुत कम सैंपल के कारण जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, और अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो चेंज होगा वो बहुत कम आएगा, और बहुत कम चेंज को मेजर करने में जो एरर होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा एरर होने के कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे उसमें एरर ज्यादा आएगा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सब्सटेंस जो हमें मिला हम उसका अमाउंट तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो उतना मिला ही है, तो हम बढ़ा क्या सकते हैं, मतलब हम सॉल्वेंट का अमाउंट कम यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट का अमाउंट कम यूज करेंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो सॉल्वेंट का अमाउंट मिनिमम जितना यूज कर सकते हैं वो हम यूज करेंगे। क्या इसके अलावा भी हम कुछ और यूज कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। हम कोई ऐसा सॉल्वेंट लें जिस सॉल्वेंट के लिए KF या KB की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। तो आप सिंपल समझिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। अब I तो सेम है, चलिए M की वैल्यू अगर हम सॉल्वेंट का अमाउंट कम लें तो M की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों हम सपोज करें कि सेम कंडीशन में हो, तो अगर हम KF की वैल्यू बढ़ा देंगे तो KF की वैल्यू बढ़ाने से डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए रोस्ट मेथड में कैम्फर को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, क्योंकि कैम्फर का जो डेल्टा KF और KB की वैल्यू होती है वो काफी हाई होती है, और KF और KB की वैल्यू हाई होने के कारण स्मॉल अमाउंट में भी सॉल्यूट के प्रेजेंट होने पर जो चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, उसके मेजरमेंट में एरर कम होता है, और जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट या जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो सॉल्यूशन के ऑलमोस्ट ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमने प्रीवियस सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया है। इनसे रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट दिए गए हैं आपको, वो सारे असाइनमेंट्स आप सॉल्व करेंगे, और उन सारे असाइनमेंट्स में अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने बताया भी हुआ है, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, 9455485301। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे।